हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग सामयिकी को कवर कर रहे हैं और आज हम देखेंगे 11 दिसंबर 2024 को हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे बैंकिंग और वित्त समाचार, रक्षा समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, खेल समाचार, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, रैंक और रिपोर्ट समाचार, नियुक्तियां और इस्तीफे की खबरें, राष्ट्रीय समाचार, पुरस्कार और मान्यताएं समाचार। तो हम इन 9 तरह की खबरों को कवर करेंगे, 9 तरह के समाचारों को कवर करेंगे इस लेक्चर के दौरान। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। बैंकिंग और वित्तीय समाचार, रक्षा समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, खेल समाचार, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, रैंक और रिपोर्ट समाचार, नियुक्तियां और इस्तीफे की खबरें, राष्ट्रीय समाचार, पुरस्कार और मान्यता समाचार। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा असवीकरण है हमारे समक्ष, जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि इससे पहले हम आगे बढ़े। असवीकरण इस तरीके से है, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। आइए अब पहला देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज को, यानी व्यापार और वित्त समाचार को। तो S&P ग्लोबल ने वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 6.8% या फिर यूं कहें 6.8% वृद्धि का पूर्वानुमान बनाए रखा है। S&P ग्लोबल्स ने वित्त वर्ष 25 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 6.8% पर बनाए रखा है। यह पूर्वानुमान वित्तीय वर्ष 2025 के दूसरे क्वार्टर में अपेक्षा से कमजोर 5.4% वृद्धि के बावजूद आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वृद्धि अनुमान को घटाकर 6.6% कर दिया है। S&P का आशावादी दृष्टिकोण मजबूत शहरी खपत, स्थिर सेवा क्षेत्र की वृद्धि और बुनियादी ढांचा निवेश द्वारा प्रेरित है। दूसरा, अगर हम देखें रक्षा समाचार के बारे में, तो देखिए भारत रूस रक्षा साझेदारी 4 बिलियन रडार प्रणाली पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। तो अगर हम पहले समाचार को, इस न्यूज को कवर करें, तो हम कह सकते हैं कि भारत रूस के साथ 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वपूर्ण रक्षा समझौते को अंतिम रूप दे रहा है। यह सौदा रूस की वोरोनेज रडार श्रृंखला से एक उन्नत लंबी दूरी की प्रारंभिक चेतावनी रडार प्रणाली प्राप्त करने से संबंधित है। यह प्रणाली भारत की मिसाइल पहचान और वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने का वादा करती है। समझौता रक्षा निर्माण को बढ़ावा देकर मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करता है। अगर हम इस न्यूज के बारे में थोड़ा और गौर करें, तो देखिए भारत और रूस काफी समय से एक दूसरे के काफी अच्छे मित्र रहे हैं वैश्विक स्तर पे। ठीक है, चाहे वो आपका डिफेंस हो, चाहे वो आपका इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय रिश्ते हो, भारत और रूस हमेशा से एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं, मदद देते हैं। इसी के तहत भारत और रूस ने अब एक रडार प्रणाली पर भी सिग्नेचर कर रहे हैं, जो कि भारत के डिफेंस से एक महत्वपूर्ण न्यूज बन जाती है। ये जो समझौता हुआ है, ये वोरोनेज रडार श्रृंखला से एक उन्नत लंबी दूरी की प्रारंभिक चेतावनी रडार प्रणाली प्राप्त करने से संबंधित है। यानी देखिए, अगर दुश्मन ने आपके तरफ कोई भी मिसाइल छोड़ा, तो उस मिसाइल को आपके देश में आने से पहले एक ऐसा रडार सिस्टम होना चाहिए जो उसे पहले ही पहचान ले और उसको नष्ट किया जा सके। तो ये रशिया या रूस हमें देने को तैयार है। इस मिसाइल से भारत की मिसाइल को पहचानने की जो क्षमता है वो, और उसी के अनुरूप
वायु रक्षा क्षमताओं को भी बढ़ावा मिलता है। हालांकि ये समझौता मेक इन इंडिया पहल का भी समर्थन करता है, क्योंकि रशिया ना सिर्फ इस मिसाइल को देगा, बल्कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भी साझा करेगा। दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। देखिए, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। आईआईटी मद्रास ने 410 मीटर हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक पूरा किया। तो आईआईटी मद्रास ने 410 मीटर लंबा हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह उपलब्धि केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित की गई थी। यह परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली है और भारतीय रेलवे, आईआईटी मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप टीम और टीयूटीआर के बीच सहयोग का एक हिस्सा है। यह भारत की उच्च गति और परिवहन प्रौद्योगिकी खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है इसे समझ लेते हैं कि आईआईटी मद्रास, जो कि भारत के एक सबसे शीर्ष शिक्षण संस्थानों में से एक है, उसने भारतीय रेलवे के साथ मिलके और टीयूटीआर के साथ मिलके एक 410 मीटर लंबी हाइपरलूप बनाई, जिसका अभी हाल ही में परीक्षण ट्रैक पूरा किया गया है, जो कि सफलतापूर्वक रहा है। तो इसी को लेके जो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, उन्होंने भी इस उपलब्धि की घोषणा की थी। और अगर हम इसको आगे डेवलप करते हैं या आगे इसको विकसित करते हैं, तो जिस प्रकार से हमें सफलताएं मिलती जा रही हैं, उसके अनुसार ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा भारत के उच्च गति परिवहन प्रौद्योगिकी के लिए। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही। तो गूगल ने एनसीईआरटी के साथ मिलकर 29 भारतीय भाषाओं में यूट्यूब चैनल लॉन्च किए हैं। इसे देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो गूगल ने भारत में अपनी शैक्षिक पहलों का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम एनसीईआरटी के नाम से भी जानते हैं, यदि आप अंग्रेजी में इसका नाम जानना चाहें तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपने एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ी होंगी। ठीक है, तो गूगल, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, उसने भारत में शैक्षिक पहलों को विस्तार देने के लिए भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ एक साझेदारी करी है, यानी कह सकते हैं एक पार्टनरशिप करी है। सहयोग का उद्देश्य 29 भारतीय भाषाओं में यूट्यूब चैनल लॉन्च करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना है। देखिए, भारत में यूट्यूब आजकल लगभग हर कोई इस्तेमाल करता है। ठीक है, भारत में जिस हिसाब से आपकी आईटी इंडस्ट्री बढ़ी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी के साथ साथ 2016 के बाद से जिस प्रकार से आपके इंटरनेट के दाम कम होते चले गए हैं, तो इंटरनेट आज के समय एक बढ़िया जरिया बन गया है लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, स्मार्टफोन हर किसी के पास है, उसमें उपलब्ध इंटरनेट हर किसी के पास है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत के साथ जो गूगल ने एक समझौता किया है, एक डील की है, या यूं कहें एक साझेदारी की है, उसमें सबसे जो आसान तरीका है बच्चों तक पहुंचने का, यूट्यूब चैनल, वो लॉन्च किए हैं। और इन यूट्यूब चैनल को इस चीज के तहत लॉन्च किया गया है कि ये 29 भारतीय भाषाओं में हो, ताकि भारत के किसी भी कोने में बैठा कोई भी बच्चा अपनी भाषा के अनुरूप इस यूट्यूब चैनल को देख सके। चैनल कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 के छात्रों के लिए होंगे, जिसमें भारतीय सांकेतिक भाषा भी शामिल रहेगी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इनका लक्षित वर्ग क्या है बच्चों का, तो वो है आपका 1 से 12 के छात्र। ठीक है, जो 1 से 12 कक्षा के छात्र हैं वही। इनको भारतीय सांकेतिक भाषा भी सिखाई जाएगी। गूगल ने यूट्यूब पे प्रमाणित पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एनपीटीईएल के साथ भी साझेदारी की है, जिससे शिक्षार्थियों के लिए प्रमाणन के अवसर मिलते हैं। तो ये जो डील हुई है, ये जो साझेदारी हुई है, ये गूगल और एनसीईआरटी के बीच हुई है। साथ ही जो एनटीईपीएल है वो भी इसमें शामिल है।
ताकि जो शिक्षार्थी हैं उन्हें प्रमाणन के अवसर मिले और वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभा सके। ठीक है। वहीं पे तीसरी जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है वो है कि मालदीव में नई डैमलसल फिश प्रजाति मिली है। तो मालदीव में क्रोमिस अवाधा नामक एक डैमल्स फिश प्रजाति की खोज की गई है। खोज एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वैज्ञानिकों के सहयोग के द्वारा की गई थी। यह प्रजाति मालदीव के मैसोफोटिक क्षेत्र में गहरे समुद्र के प्रवाल भित्तियों में निवास करती पाई गई। यह खोज देश की समृद्ध समुद्री जैव विविधता में जोड़ती है और वैश्विक वैज्ञानिक साझेदारियों के महत्व को भी उजागर करती है। तो देखिए, यदि बात करें इस चीज की, तो यहाँ पे हमें तीन चीजें समझनी होंगी। ये खोज क्यों की गई, इसका महत्व क्या है और इससे हमें क्या फायदा होगा। तो अगर हम पहला इसका जो स्तर है वो समझे कि ये खोज क्यों की गई, तो देखिए, जब हम बात करते हैं समंदर की, तो जो समंदर है वो काफी विशाल और काफी गहरे हैं। आज तक भी अगर हम बात करें तो हम उसका केवल 5% हिस्सा ही जान पाए। तो समुद्रों के जो राज हैं उनको खोजने के लिए या उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए हम अक्सर समुद्रों में कई सारी खोजें करते रहते हैं। और उन्हीं में से की गई एक खोज में हमें डैमलसल फिश नाम की एक प्रजाति मिली है। तो पहली चीज हमारी समझ में आ गई कि ये खोज क्यों की गई। दूसरी, इसका महत्व क्या है। देखिए, जो समुद्री जीव हैं वो आपके आर्थिक रूप से और आपके जैविक रूप से दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करें आर्थिक रूप से, तो देखिए, कई सारी मछलियों को मछुआरे समुद्र से बाहर निकालते हैं, बेचते हैं और उसके बाद उससे पैसा कमा के अपना घर बार चलाते हैं। तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगर हम जैविक रूप की बात करें, तो देखिए, पूरी दुनिया में जितनी भी प्रजाति हैं, भले वो छोटे से छोटा कीड़ा हो या बड़े से बड़ा हाथी हो, हर किसी का अपना एक, आप कह सकते हैं, निश्चित भूमिका है। ठीक है। तो ये जो छोटी मोटी प्रजातियां हमें मिलती हैं जो कि हमारे लिए आज तक, आप कह सकते हैं, अनजान थी, उनको ढूंढने के पश्चात हम उनका इस जैविक विविधता में कैसा रोल है या क्या भूमिका है वो समझ सकते हैं। अब हम बात करें इससे फायदे की, तो देखिए, आपका जो टूरिज्म है वो तो यहाँ से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। साथ में अगर इन मछलियों का कोई भी आर्थिक महत्व निकलता है तो भी देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज में आदित्य L1 और प्रोबा 3 2025 में सौर अनुसंधान के लिए एकजुट होंगे। तो भारत का जो आदित्य L1 है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ES ESA का प्रोबा 3 मिशन 2025 में संयुक्त अवलोकन शुरू करेंगे। आदित्य L1 जनवरी 2024 से पृथ्वी से 1.5 मिलियन किमी दूर लैंग्रेज बिंदु L1 से संचालित हो रहा है। प्रोबा 3 जो कि 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया, में 2 उपग्रह शामिल हैं जो सूर्य ग्रहण का अनुकरण करने के लिए एक साथ उड़ान भरेंगे। सूर्य के कोरोना के विस्तृत अध्ययन की सुविधा मिशन प्रदान करेंगे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि चांद पर तो हम लोगों ने कई बार प्रयास करे, कई अलग अलग देशों ने प्रयास करे और हमें उसमें काफी हद तक सफलता या कामयाबी मिल चुकी है। हमारा वैश्विक स्तर पे जो दूसरा लक्ष्य है वो सूर्य की किरणों के बारे में जानना, सूर्य के बारे में जानना। तो ऐसे में भारत ने आदित्य L1 को डेवलप किया, उसको विकसित किया। वहीं पे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रोबा 3 को विकसित किया। ठीक है। अब हमने क्या करा कि हमने इन दोनों को एक साथ लाके खड़ा कर दिया ताकि ये दोनों मिलके एक संयुक्त अवलोकन शुरू कर सके सूर्य के बारे में। आदित्य L1 को जनवरी 2024 में ही स्पेस में या ब्रह्मांड में छोड़ दिया गया था और लगभग अगर हम इसकी अभी अभी की स्थिति जानने की कोशिश करें तो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर ये है
और लैंग्रेज बिंदु जिसे हम L1 कहते हैं वहां से ये संचालित हो रहा है। वहीं पे प्रोबा 3 जो था उसको अभी हाल ही में 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था और इसमें 2 उपग्रह शामिल हैं जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं। और ये दोनों जो हैं ये सूर्य के कोरोना के विस्तृत अध्ययन की सुविधा करेंगे, मिशन में प्रदान करेंगे। ठीक है? तो इसीलिए ये जो आपके समाचार हैं या ये जो न्यूज़ है ये महत्वपूर्ण बन जाती है। अब हम बात करेंगे खेल समाचारों के बारे में। सबसे पहला जो समाचार हमारे सामने है, हमारे समक्ष है, वो है 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप। इसमें जापान ने दक्षिण कोरिया को हराया। अब आइए बात करें इसके बारे में। तो 2024 में 10 दिसंबर को यानी कल ही 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप संपन्न हुई। जापान ने रोमांचक फाइनल में दक्षिण कोरिया को 25-24 से हराकर अपना दूसरा चैंपियनशिप खिताब जीता। मैच इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। जापान की जीत ने एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया जिससे प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया के प्रभुत्व का अंत हुआ। तो यदि हम बात करें खेल समाचारों की तो देखिए खेल समाचारों में अक्सर चैंपियनशिप होती रहती है और अक्सर एक देश जीतता है तो दूसरे देश हारते हैं। यहाँ पे अगर हम इस 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की बात करें तो इसका जो अंतिम चरण था उसमें जापान और दक्षिण कोरिया एक दूसरे के सामने थे, आमने सामने थे। ऐसे में दक्षिण कोरिया ने जापान को 25-24 से मात दे दी। इसी के साथ दक्षिण कोरिया ने अपना दूसरा चैंपियनशिप खिताब जीता और वहीं पे जापान ने अपना दूसरा चैंपियनशिप खिताब जीता। वहीं पे जो अब तक दक्षिण कोरिया का हैंडबॉल में दबदबा था उसको भी काफी हद तक कम कर दिया। अब अगर बात करें उस स्थान की जहां पे ये जो प्रतियोगिता थी ये चल रही थी तो वो था आपका इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जहां पे प्रतियोगिता संपन्न हुई है। तो कौन कौन से देश प्रतियोगिता में थे अंतिम चरण में, कौन जीता और कहां पे ये हुआ था, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के मद्देनजर। ठीक है? अब आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण दिनों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024, 11 दिसंबर को पर्वतों के महत्व का उत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है जिसे 2003 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। पहाड़ जो हैं वो हमारे पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह वैश्विक स्तर पर सतत पर्वतीय विकास के महत्व पर जोर देता है। पहाड़ जैव विविधता को बनाए रखते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं और लाखों लोगों के लिए आजीविका और आध्यात्मिक सांत्वना का स्रोत होते हैं। तो देखिए जो पहाड़ है वो असल में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक रूप से भी क्योंकि कई सारी ऐसी अनमोल चीजें हैं जो कि हमें पहाड़ों से मिलती है। दूसरा, हमारे जैव विविधता के लिए भी क्योंकि कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि पहाड़ों पर रहती हैं। तीसरी, जो आध्यात्मिक मार्ग हैं, जैसे अगर आप भारत का ही उदाहरण लें तो भारत में जितने भी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जगहें हैं कई सारी पहाड़ों पर है। ठीक है? तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन पहाड़ों को सतत पर्वतीय विकास के लिए, यानी पहाड़ों पे हम विकास तो करें लेकिन उस विकास से जो उनका खुद का एक वर्चस्व है वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए, इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं। ठीक है? कि जो पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं उन्हें सहूलियत तो मिले लेकिन उस सहूलियत की आड़ में जो पहाड़ का महत्व है, जो उसकी संपत्ति है, जो प्राकृतिक रूप से वहां पे मौजूद है, वो आहत ना हो जाए। ये हमारा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय रहता है। इसीलिए हम इस दिवस को मनाते हैं ताकि हम पहाड़ों के महत्व को स्वीकार कर सकें। शुरुआत कब हुई थी? 2003 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा। उसके बाद 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस, बच्चों के अधिकारों और कल्याण का उत्सव। तो यूनिसेफ स्थापना दिवस जो है वो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनिसेफ की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। यह वार्षिक
समरसता उत्सव दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा में यूनिसेफ की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है। 2024 में यह दिन और भी अधिक महत्व रखता है क्योंकि दुनिया के बच्चों को जीवन को बेहतर बनाने के 78 वर्षों के समर्पण पर विचार करती है। यह उत्सव बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करता है। यानी देखिए, विश्व में जितने भी आज बच्चे हैं, कल को वही इस विश्व का भविष्य होंगे। तो उनका सतत विकास और उनकी रक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पे हम सबको गौर करना होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की स्थापना की थी और उसी की जो वर्षगांठ है उसे ही हम यूनिसेफ स्थापना दिवस के तौर पे मनाते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं रैंक एंड रिपोर्ट्स न्यूज के बारे में, यानी रैंक एंड रिपोर्ट समाचारों के बारे में। सबसे पहला है, केरल रोजगार योग्यता के मामले में भारत के शीर्ष राज्यों में शामिल है। केरल भारतीय स्किल्स रिपोर्ट 2025 में भारतीय राज्यों में 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट को वही वॉक्स द्वारा SICTE ये और CII और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सहयोग से प्रकाशित किया गया है। केरल में 31% की मजबूत रोजगार दर है जो कि असाधारण प्रतिभा और कार्यस्थल समावेशिता को दर्शाती है। रिपोर्ट भारत की AI कौशल पेट में वैश्विक नेतृत्व और AI अपनाने से आकार लेने वाले परिवर्तनकारी कार्यबल रुझानों को उजागर करती है। यानी ये मान लीजिए, जो भारत की स्किल रिपोर्ट 2025 आई है उसमें 5वें स्थान पर केरल है। ठीक है, इस रिपोर्ट को निकाला किसने है? वही वॉक्स द्वारा, AICTE, CII और भारतीय विश्वविद्यालय संघ। 71% की जो मजबूत रोजगार दर है केरल में, उसके मद्देनजर रखते हुए केरल को ये स्थान दिया गया है। और इसी के साथ AI कौशल पेट में जो वैश्विक नेतृत्व है और AI अपनाने में जो परिवर्तन आ रहा है, उसमें केरल का अब तक का प्रदर्शन कैसा है उसको भी इसमें समावेश किया गया है। देखिए, दूसरी जो खबर है वो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबिलिटी 2025 IIT सस्टेनेबिलिटी में अग्रणी। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, QS कोकोरेली साइमंडस ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 का तीसरा संस्करण जारी किया है। रैंकिंग विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन उनकी स्थिरता पहलों के आधार पर करती है जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक जिम्मेदारी और शासन शामिल है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IITs ने उल्लेखनीय सुधार दिखाए हैं जिनमें से IIT दिल्ली ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग भारतीय संस्थानों की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अब बात करते हैं नियुक्तियों के बारे में और छोड़ने के बारे में, यानी अपॉइंटमेंट एंड रिजाइग्नेशन। तो ट्रंप ने हरमीत ढिल्लोन को नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना है। हरमीत कौर ढिल्लोन एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी वकील को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सिविल राइट्स के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है। ढिल्लोन नागरिक स्वतंत्रता की वकालत और साहसिक बयानों के लिए भी जानी जाती हैं। उनकी नामांकन ने प्रशंसा और विवाद दोनों को आकर्षित किया है। उनकी पृष्ठभूमि और उपलब्धियों पर एक व्यापक दृष्टिकोण उनके नागरिक अधिकारों में महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है। अब आइए दूसरी खबर देखते हैं। अजय सेठ ने राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाला। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह संजय मल्होत्रा को नए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद हुआ। भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलावों को यह परिवर्तन दर्शाता भी है। परिवर्तन तुरंत प्रभावी हुआ है, यानी अजय सेठ को तुरंत ही प्रभार सौंप दिया गया है। वहीं पे अमूल ने JN मेहता का MD कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया है।
अमूल के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत मेहता का कार्यकाल 2029 से 2030 तक बढ़ा दिया गया है। मेहता 1991 से भारत को कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के साथ है, से गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसे हम GCMMF के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने विपणन विभाग में विभिन्न पदों के माध्यम से अमूल ब्रांड को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके विस्तारित नेतृत्व ने डेयरी दिग्गज के लिए एक महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया है, क्योंकि यह उनके निर्देशन में फल फूल रहा है। अब आइए राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो फ्लिपकार्ट और DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया। फ्लिपकार्ट ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सहयोग का उद्देश्य पूरे भारत में तकनीकी स्टार्टअप्स की वृद्धि को तेज करना है। यह फ्लिपकार्ट की मौजूदा पहलों पर आधारित है, जिसमें फ्लिपकार्ट लीप और वेंचर्स कार्यक्रम शामिल है। 100 मिलियन फंड द्वारा समर्थित फ्लिपकार्ट ने 20 से अधिक स्टार्टअप्स में निवेश किया है, जो कि प्रारंभिक चरण के उद्यमों को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब आइए अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन न्यूज को देखें तो 2024 पृथ्वी के चैंपियंस की अगर हम बात करें तो साहसी पर्यावरणीय नेतृत्व का सम्मान 2024 के पृथ्वी के चैंपियंस पुरस्कार 6 असाधारण व्यक्तियों और संगठनों को दिए गए हैं। पुरस्कार उत्कृष्ट नेतृत्व, साहसी कार्यों और भूमि क्षरण, सूखा और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए स्थायी समाधानों को मान्यता देते हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान विभिन्न क्षेत्रों के उन अग्रणियों का उत्सव मनाता है जो लोगों और ग्रह दोनों की रक्षा करते हुए आए हैं। 2005 में अपनी स्थापना के बाद से इस पुरस्कार ने 122 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है, जो इस वर्ष क्षतिग्रस्त भूमि को पुनर्स्थापित करने और सूखे के प्रतिरोध को बढ़ाने वाले चैंपियनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी या समझी उन्हें एक बार अच्छे से दोबारा देख लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।